हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, बीबीटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों ब्रिज लिगेंड के बारे में सीखा था। तो आइए अब समझते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट यम पाउलिंग इन 1931। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को साइंटिस्ट यम पाउलिंग ने 1931 ईस्वी में दिया। एंड दिस थ्योरी ओनली बेस्ड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यह थ्योरी केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड है। सम कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इसके कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आइए समझते हैं अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी। पहला पॉइंट है दोस्तों, ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इससे आपको 5 से 7 नंबर लॉन्ग आंसर में जरूर मिलेंगे। तो आइए इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच लिगेंड इज लोन पेयर डोनर एंड सेंट्रल मेटल एटम इज लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट। जो इसमें मेटल और लिगेंड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, जब किसी एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन हो और बी के भी पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करे, बॉन्ड बनाने में दोनों आपस में शेयरिंग कर लें। से इन दोनों के बीच में जब शेयरिंग के दौरान, साझे के दौरान बंध बनता है तो उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड है, लिगेंड और मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच लिगेंड इज लोन पेयर डोनर। जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर को डोनेट करता है। लिगेंड इज लोन पेयर डोनर एंड सेंट्रल मेटल एटम इज लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय द लिगेंड आर अरेंज्ड इन वैकेंट डी ऑर्बिटल अथवा ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय द लिगेंड, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लिगेंड के द्वारा डिनोट किया जाता है, और अरेंज इन वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब आइए थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो अगला पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। जो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होता है वो लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया जाता है। जो डोनेट किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के द्वारा, वही उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप कैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें हम, जैसे हम FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो 6 लिगेंड को एक्सेप्ट किया है। मतलब ये जो 6 लिगेंड है वो अपना लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को दिया है। तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दिया है। तो इसका यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 6 आएगा। तो जितना, यही आप देखें कि जितना लिगेंड होगा वही उसका क्या है,
क्या कहलाएगा, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से जितना लिगेंड जुड़ा होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने सीखा कि जितने लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम का। अब आइए समझते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट दिया हुआ है सम कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल इन व्हिच इनर डी सबसेल इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। सम कुछ कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में भरता है, इन व्हिच इनर डी सबसेल इज इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, और उसका जो इनर डी सबसेल होता है वो संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। इसे एग्जांपल के लिए बात करें D2sp3 while some complexes are outer orbital in which outer d subshell is involved in hybridization। जैसे एग्जांपल की बात करें sp3, तो यहाँ पर जो इनर ऑर्बिटल होगा वो D2sp3 संकरण दिखाता है, जबकि आउटर ऑर्बिटल इन व्हिच आउटर डी सबसेल, उसका आउटर ऑर्बिटल का जो डी सबसेल होता है वो संकरण में भाग लेता है और वो sp3 संकरण दिखाता है। अब आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट है विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आर डिसाइडेड। हम कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके कुल हाइब्रिड ऑर्बिटल और उसके संकरण हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरण और ज्योमेट्री के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए लास्ट पॉइंट समझते हैं। सम कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक बिकॉज दे आर weak repelled by external magnetic field, but some complexes are paramagnetic because they are attached by external magnetic field। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि सम कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर वीक रिपेल्ड, वो बहुत कमजोर मतलब वीक रूप से रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक क्षेत्र के द्वारा, जबकि कुछ कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि वे मतलब मैग्नेटिक क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो आई होप फ्रेंड कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आया होगा। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इस थ्योरी से आपको लगभग 5 से 7 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसको एम पॉलिंग ने दिया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे, इसको आप लोगों ने समझा। अब आइए इसके कुछ ड्रॉबैक और लिमिटेशन के बारे में समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसकी कमियां क्या हैं। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। लिमिटेशन अथवा ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन मतलब होता है सीमा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ तक लागू हुई, उसके आगे कहाँ से लागू होना बंद हो गया। अथवा ड्रॉबैक मतलब कमी होती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमी क्या क्या है। अब आइए समझते हैं। सम ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आर गिवन बिलो। कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां दी गई हैं। तो पहला पॉइंट आइए समझते हैं। बीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयरफॉर DsP2 sp3 फॉर सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के, समान प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर के हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो कब DsP3 आता है, कब sp3 आता है, इसके बारे में नहीं बता पाया कि 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कैसे संभव हैं। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है बीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाइल ए कंपाउंड इज आउटर ऑर्बिटल अथवा इनर ऑर्बिटल। तो जो बीबीटी थ्योरी है कुड नॉट एक्सप्लेन
व्हाइल ए कंपाउंड इज आउटर ऑर्बिटल, कब कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा और कब इनर ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। अब आइए थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रा इट हैज बीन फाउंड दैट लिगेंड कंटेन देयर ओन फील्ड स्ट्रेंथ on the basis of which they are divided as strong field and weak field, legend BBT could not explain it। तो BBT थ्योरी ये नहीं बता पाई कि उसका इलेक्ट्रॉन कब स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएगा और कब वीक फील्ड में जाएगा, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ BBT, ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी के आधार पर वी कैन नॉट एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो बीबीटी थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि कब कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा और कब कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा, इसके बारे में भी बीबीटी थ्योरी नहीं बता पाई। तो ये थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक। आई होप फ्रेंड कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके ड्रॉबैक के बारे में समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।